स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस में। जैसा हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया था और उसी कंटेक्स्ट में आज हमारा ये चैप्टर 2 है इकोनॉमिक सर्वे का, लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम आज पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक वित्त वाला जो चैप्टर है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, इसको कंप्लीट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस है, अगर कोई करंट का कंटेम्प्रेरी डेटा वाला जो क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि इसी से आता है। और दूसरा, जब आपके आंसर जब आप लिखते हैं और उसमें अगर आप कोई रिसेंट का डेटा कोट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के नाम लिखते हुए, तो आपके आंसर में एक अथेंटिसिटी आती है। आपके जो नंबर है वो दूसरों से बेहतर होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आप जब भी किसी टॉपर को सुनेंगे तो वो आपको बताएगा कि उसने आंसर राइटिंग में कुछ अलग किया है, और वो कुछ अलग क्या होता है, इसी तरीके के इनपुट कुछ अलग होते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में देखें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मेंस के पर्सपेक्टिव में भी मिलने वाली है, और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारा डेटा मिलेगा ही। तो दोनों को मैं हाईलाइट करते चलूंगा, कौन सी चीज आपके मेंस में काम की है, कौन सी चीज आपके प्रीलिम्स में काम की है ना। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक वित्त चैप्टर नंबर 2, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको कौन निकालता है आर्थिक सर्वे को? आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय विभाग द्वारा निकाला जाता है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें मुख्य तौर पे ये 4-5 चीजें पढ़नी है। इनको एक एक करके देखते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि आखिर सरकार की प्राप्तियां कहां से होती है, सरकार को पैसा मिलता कहां से है, तो उनकी प्राप्तियों को देखेंगे और कितनी सरकार को प्राप्ति हुई है। सरकार का जो है राज्य का जो कर राजस्व, कर के द्वारा सरकार को कितना पैसा प्राप्त होता है। गैर कर राजस्व सरकार का क्या है, कर के अलावा और कौन सी चीजें जिनसे सरकार को पैसा प्राप्त होता है। केंद्रीय करों में राज्य सरकार का क्या हिस्सा होता है, जो टोटल सरकार का जो आमदनी होती है उसमें केंद्र का भी एक बड़ा हिस्सा होता है, तो वो उसमें कितना हिस्सा है। सरकार जो है मध्य प्रदेश की सरकार, वो पैसा कहां कहां खर्च करती है, किन किन विभागों पर कितना कितना पैसा खर्च किया उन्होंने, इन सब की चर्चा करेंगे। और क्या राज्य सरकार द्वारा कोई बाहरी सहायता या बाहरी ऋण लेकर कोई योजनाएं चलाई जा रही है प्रदेश के अंदर, इनकी बात करेंगे। और राजकोषीय अनुशासन की बात करेंगे, क्या मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके की उसकी इनकम हो रही है उसी के पर्सपेक्टिव में पैसा खर्च कर रही है या ज्यादा खर्च कर रही है। ये राजकोषीय अनुशासन को मेंटेन किए हुए है कि नहीं किए हुए। एफआरबीएम एक्ट 2003 जो राज्यों को एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत राजकोषीय अनुशासन को अपने राज्य में स्थापित करने की बात करता है, क्या मध्य प्रदेश उस संदर्भ में ये ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी प्राप्तियों से। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, उसको हम देख लेते हैं पहले, है ना। इसमें लिखा हुआ है, इस चैप्टर के बारे में लिखा है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, तो मैं आपको जल्दी से रीड करके बता देता हूं। इसमें लिखा है सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस राजस्व, व्यय, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण पर केंद्रित है। ये 4 चीजों पर, एक राजस्व पर, एक व्यय पर, राजकोषीय घाटे पर और सार्वजनिक ऋण, 4 चीजों पर यह केंद्रित है। यह अध्याय मध्य प्रदेश के सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, राजकोषीय अनुशासन का अवलोकन करता है। मुख्य चीजों पर ये 3 चीजों का अवलोकन करता है। सार्वजनिक राजस्व का मतलब जो सरकार को प्राप्तियां हो रही हैं वो सार्वजनिक राजस्व है। सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार जो व्यय कर रही है, किस पर, लोगों पर, उसको सार्वजनिक व्यय कहेंगे। और राजकोषीय अनुशासन मतलब एफआरबीएम एक्ट के तहत जो तय सीमा है उसके अनुसार ही जो है सरकार का घाटा हो रहा है कि नहीं, या उससे ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम राजकोषीय अनुशासन के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चार्ट बना हुआ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इसको नंबर दिया हुआ है। इसमें बताया वित्तीय वर्ष 2004 और 5 से लगातार 14 वर्षों तक राजस्व आधिक्य में रहा है मध्य प्रदेश का। 2019-20 में कोविड के कारण जो है, पिछले 14 वर्षों में देखें तो पहली बार जो है राजस्व घाटा हुआ। कब हुआ? 2020-21 में। ठीक है, उसके बाद आप देखें 21-22 में पुनः जो है कोविड के दुष्प्रभाव से उभरने के बाद पुनः राजस्व आधिक्य हो गया, है ना। मध्य प्रदेश ने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया और वर्तमान में भी लगभग यही स्थिति है। अब ऐसे इसमें लिखा है 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी रहने की संभावना है, संभावित है कि राजस्व आधिक्य बना रहेगा। देखिए यहां लिखा है वर्ष 2022-23 की
पुनरीक्षित अनुमान है ना, जो रिवाइज एस्टीमेट है ना, उनके अनुसार राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार 3.5%, और भारत सरकार के विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 72,000 करोड़। इसको आपको याद नहीं रखना है। 15 वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार 3.5% जो है ना लिमिट है किसकी, 15 वित्त आयोग की, किसकी, राजस्व राजकोषीय अनुशासन की या राजस्व घाटे की। ठीक है, राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार 3% 2023-24 में। ये 22-23 की जो लिमिट थी वो 3.5% थी, किसने बोला था, 15वें वित्त आयोग ने, और 23-24 में उस लिमिट को उसने घटा के कर दिया कि 3% तक जो है आप राजकोषीय घाटा कर सकते हो। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि 2024-25 और 25-26 के लिए भी जो रिकमेंडेशन है वित्त आयोग की, उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार 3% तक जो है राजकोषीय घाटा कर सकती है ना। तो 2022-23 के लिए जो लिमिट थी वो 3.5% थी, 23-24 के लिए वो 3% हो गई, 24-25 के लिए भी 3% रहेगी, और 25-26 के लिए भी वो 3% रहेगी। तो राजकोषीय घाटे की लिमिट कितनी, 3% है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है अनुमानों के अनुसार देखें तो जीडीपी का 4.2% तक राजकोषीय घाटा होने की संभावना है। तो मतलब हम कहें कि मध्य प्रदेश जो है वो जो उसकी लिमिट है 3% तक उसको राजकोषीय घाटा करना है, उससे ज्यादा 4.02% राजकोषीय घाटा कर रहा है। मतलब हम थोड़ा सा राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए यही बात वहां लिखी कि नवंबर 2020 में जो रिपोर्ट आई थी 15वें वित्त आयोग की, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट कब आई थी, नवंबर 2020 की अंतिम रिपोर्ट थी। इसने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए एक राजकोषीय पथ का रोड मैप प्रदान किया था। आयोग ने 2022-23 के लिए जो मैंने आपको बताया और 23-24 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को 3.5% रखा था, किसके लिए, 22-23 के लिए, और 3% रखा था 23-24 के लिए। ऐसे ही मैंने आपको बताया 24-25 और 25-26 के लिए भी ये सीमा जो है, ये देखिए यहां लिखा है 24-25 से 25-26 के लिए भी ये जो सीमा है वो 3% की रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एक 15वें वित्त आयोग ने एक कंडीशन लगाई थी, अगर राज्य सरकार अपने जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त ऋण ले सकती है, लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई थी, वो क्या, कि अगर बिजली क्षेत्र में, एनर्जी क्षेत्र में अगर राज्य सरकार सुधार करती है तो वो आधे % को उसको रिलैक्सेशन दिया है, तो आधे % ज्यादा घाटा कर सकती है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि देखिए जैसे 2022-23 में 15वें वित्त आयोग ने कहा कि आपका जो राजकोषीय घाटा है वो 3.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 23-24 में उसने कहा कि आपका 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर उसने कहा कि अगर जो है आप अपने प्रदेश के अंदर ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हैं, बिजली क्षेत्र में काम करते हैं, ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो आप 0.5% जो है आपको छूट दी जाती है। 0.5% आप 3.5% तक मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं, या सॉरी 3.5% तक मैक्सिमम घाटा कर सकते हैं, राजकोषीय घाटा बेयर कर सकते हैं। तो ये कहा, किसने कहा, 15 वित्त आयोग ने। तो 15 वित्त आयोग ने, 15वां जो वित्त आयोग था उसने 0.5% की परमिशन दी थी अगर राज्य सरकार बिजली क्षेत्र पे जो है सुधार करती है, तो उस आधार पर जो है उसको आधे % अधिक राजकोषीय घाटा करने की परमिशन दी गई है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां दिखाया है इसमें कि राजकोषीय घाटा या आधिक्य। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि 2019-20 में देखिए 2801 करोड़ रुपए का है ना, 2801 करोड़ रुपए का सरकार को राजकोषीय घाटा होता है, और 2020-21 में 18,356 करोड़ का होता है। लेकिन उसके बाद 21-22 में फिर जो है इनको फायदा होता है, राजकोषीय मतलब इनका राजस्व जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये जो 22-23 के अनुमान है, ये तो रिवाइज एस्टीमेट है, इसमें भी लगभग 1500 करोड़ का फायदा होता है, और 413 करोड़ का राजस्व अधिक होने की संभावना है कब, 2023-24 में। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है पिछले, जैसा अभी स्टार्टिंग के डॉक्यूमेंट में लिखा था कि पिछले 14 वर्षों से लगातार जो है मध्य प्रदेश में राजकोषीय आधिक्य था, लेकिन कोविड के टाइम पे 2 सालों में राजस्व जो है घाटा हुआ,
है ना, राजस्व घाटा हुआ जो माइनस से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। उसके बाद 21, 22, 23, 24 में फिर से हमने राजस्व अधिक की तरफ हम बढ़े हैं, लेकिन हमारा राजस्व जो अधिक है वो 23-24 में 413 करोड़ मात्र होने की संभावना है ना। देखिए राजकोषीय घाटे की बात करें तो निश्चित तौर पर राजकोषीय घाटा तो हमेशा से मध्य प्रदेश सरकार का रहा ही है ना। इसमें देखें आप तो इसमें 3200 करोड़ रुपए का रहा है, लगभग 3300 करोड़ ही मान लीजिए, 33,000 करोड़ है ना, 49,000 करोड़ के आसपास, 37,000 करोड़, 47,000। और इस साल सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि इस साल सरकार ने अनुमान लगाया है कि मध्य प्रदेश का जो राजस्व घाटा है वो 4.02% तक हो सकता है। तो 4.20% की जो वैल्यू है वो 55,709 करोड़ मॉनेटरी टर्म्स में है। परसेंटेज में आप रखेंगे कि मध्य प्रदेश का राजस्व घाटा 2023-24 में 4.02% होने की संभावना है, ठीक है। प्राथमिक घाटा देखिए, प्राथमिक घाटा क्या होता है, इन तीनों को मैं बता दूंगा आपको, है ना, इन तीनों को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक घाटा कम होगा, क्यों प्राथमिक घाटा, चलो मैं पहले आपको बता ही देता हूं इसको, एक मिनट, मैं आपको राजस्व व्यय या राजस्व जो है राजस्व घाटा भी हो सकता है और आधिक्य भी हो सकता है। तो ये कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं पहले हम। तो जब हम जो कुल राजस्व प्राप्ति है, कुल राजस्व प्राप्ति में से माइनस करते हैं किसको, कुल राजस्व व्यय को, तो हमारा जो है राजस्व आधिक्य निकलता है या घाटा निकलता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी मान लीजिए मध्य प्रदेश की जो राजस्व प्राप्ति है 2023-24 में मान लीजिए वो होती है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए होती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार राजस्व पे खर्च कर देती है मान लीजिए 1,044, तो मध्य प्रदेश का जो राजस्व घाटा है वो कितना होगा, 44। मतलब मध्य प्रदेश ने 44 जो है, अगर इसको रुपए बोले, 1,000 रुपए का एग्जांपल ले लेते हो तो 44 रुपए ज्यादा खर्च किए जितनी उसकी आय हो रही थी उसकी तुलना में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राजस्व घाटा कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन ले लेते हैं, इसी कंडीशन को ले लेते हैं, और मध्य प्रदेश की मान लीजिए कुल प्राप्ति जो है 1,000 रुपए थी, मध्य प्रदेश सरकार ने 900 ही खर्च किए राजस्व पे, तो मध्य प्रदेश की अब जो होगी कंडीशन क्या होगी, अब जो कंडीशन होगी अगली कंडीशन वो होगी 100 रुपए प्लस में, तो प्लस में आ गया 100 रुपए, तो अब ये राजस्व आधिक्य हो गया। तो ये जो कंडीशन है वो राजस्व किसकी है, आधिक्य की, जब सरकार की जो राजस्व प्राप्ति है वो व्यय से अधिक है। राजस्व घाटा कब होगा, जब सरकार की राजस्व प्राप्ति व्यय से कम है, जो राजस्व प्राप्तियां हैं सरकार की वो व्यय से कम है, व्यय ज्यादा हो रहा है प्राप्तियां कम है, तब घाटा होगा। और आधिक्य कब होगा, जब प्राप्तियां ज्यादा है व्यय कम है, तब इनको आधिक्य होगा। एक हो गया। दूसरा है यहां पर राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट को निकालने का एक फॉर्मूला है कि जो सरकार की कुल प्राप्ति होती है, कुल प्राप्ति जिसमें हम रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्ति प्लस कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति को जोड़ते हैं, माइनस कुल व्यय, सरकार का कुल व्यय, कुल व्यय में क्या शामिल होता है, माइनस कुल व्यय में शामिल होता है यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, मतलब सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय जब निकालते हैं तब राजकोषीय घाटा निकलता है। उसी एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस साल जो है 23-24 में सरकार का राजस्व घाटा 4% होने की संभावना है लगभग, तो हम कह सकते हैं कि सरकार की इस साल जो प्राप्ति है 2023 में वो 100 रुपए होगी, ठीक है, लेकिन उसका जो खर्च है वो लगभग 104 रुपए है, तो सरकार को लगभग 4 रुपए का घाटा होने की संभावना है। तो लगभग ये जो 4% राजकोषीय घाटा हो रहा है वो
मध्य प्रदेश सरकार को होगा 2000। तो ये होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब कुल जो प्राप्तियां हैं आपकी और जो कुल व्यय है उसका जो अंतर होता है उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। और फिर है प्राथमिक घाटा। अब प्राथमिक घाटा क्या है उसको भी समझ लीजिए। अब मान लीजिए ये 4%, ये 4 रुपए जो राजकोषीय घाटा है, मान लीजिए इसमें से 1 रुपए जो मैंने है वो जो लोन लिए थे मध्य प्रदेश सरकार ने, जो लोन लिए है राज्य सरकार ने, उस पर खर्च कर दिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए लोन लिया था और उस लोन पे 1 रुपए सरकार ने जो है ब्याज दे दिया। तो 1 रुपए अगर ब्याज दे दिया सरकार ने तो पहले उसको 4 रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन 1 रुपए उसका काय में गया, ब्याज में गया। तो 4 में से हम 1 घटा देंगे तो नेट 3 रुपए जो है उसका प्राथमिक घाटा आएगा, प्राइमरी डेफिसिट आएगा। प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राथमिक घाटा आएगा। यही 3 चीजें यहां पर लिखी हुई है, देखिए यही 3 चीजें लिखी है। तो 2019-20 में राजस्व घाटा, सरकार को प्राप्ति कम हुई लेकिन खर्चे ज्यादा हो गए, कोविड का टाइम था आपको पता है। 20-21 में भी यही स्थिति रही, कोविड का टाइम था, प्राप्ति कम हुई खर्चे ज्यादा हो गए। 21-22 में प्राप्ति ज्यादा हुई खर्चे कम हुए। 22-23 में भी प्राप्ति ज्यादा हुई खर्चे कम हुए। 23-24 में भी प्राप्ति ज्यादा होंगी खर्चे कम होंगे राजस्व के संबंध में, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन राजकोषीय घाटा देखें, कुल प्राप्ति और कुल व्यय को देखें, तब यहां दिक्कत है। तब क्या है, तब राजकोषीय घाटा है। क्यों? क्योंकि आप देखें लगातार मध्य प्रदेश सरकार में राजकोषीय घाटा रहा है और जो कि 23-24 में 4.02% होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। प्राथमिक घाटा कितना है? अब मध्य प्रदेश सरकार का जो प्राथमिक घाटा है वो 33,089 करोड़ है ना, 33,089 करोड़ घाटा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ रुपए जो है, 22,000 करोड़ जो रुपए है एक साल में ब्याज के रूप में दे दिए। किसको? बाहर ऋण जहां से भी लिए, इसने एक्सटर्नल बोरोइंग जहां से की थी, उन लोगों को सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए इस साल ऋण के रूप में दिए। इस साल कितने दिए थे? इस साल भी आप देखें तो लगभग 21,000 करोड़ ऋण के रूप में दिए थे। इस साल भी लगभग 19,000 करोड़ ऋण के रूप में दिए थे। आप देखें इस साल 16,000 करोड़ के आसपास ऋण के रूप में दिए थे, इस बार 14,000 करोड़ के आसपास ऋण के रूप में दिए थे। तो लगभग जो बाहरी ऋण है सरकार का वो लगभग बढ़ रहा है, उस पर हम ब्याज लगातार ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा हमें आंकड़े बताते हैं। तो ये 3 डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, है ना, जिनको आपको याद रखना है। इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए प्राप्तियों की बात कर रहे हैं यहां पे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्व प्राप्तियां मध्य प्रदेश सरकार की, तो यहां राजस्व प्राप्तियों के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया गया है, तो इसको और देख लेते हैं अपन यहां पे। तो राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण जो तालिका है नीचे दिया गया है। वर्ष 2019-20 और 23-24 के बीच कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 74.19% रहा है, से अधिक रहा है, लगभग 80% के आसपास रहा है ना। मध्य प्रदेश में जीएसडीपी के, जो स्टेट जीडीपी है, के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियों का प्रतिशत 2019-20 से 2023-24 के दौरान लगभग 20% रहा है। ठीक है, तो हमारी जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, उसका लगभग जो 20% है वो हमें राजस्व प्राप्तियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जबकि कुल प्राप्तियों का लगभग जो 20% है ना, वो हमें कुल प्राप्तियां हो रही है। मतलब जो हमारा टोटल, जैसे हमारा जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए स्टेट का जीडीपी 100 रुपए है, इस लाइन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। स्टेट का जीडीपी 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से लगभग जो 20 रुपए है ना, मध्य प्रदेश सरकार को जो 20 रुपए है वो कहां से मिल रहे हैं? वो प्राप्तियों से मिल रहे हैं। कौन सी प्राप्ति? राजस्व प्राप्तियों से और पूंजीगत प्राप्तियों से। अब राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीव्ड और कैपिटल रिसीव्ड, पूंजीगत प्राप्ति, ये क्या होते हैं? आपने इकोनॉमिक की क्लास में आपने डिटेल से समझ रखा होगा। तो 20 रुपए वहां से प्राप्त हो रहा है। और जब देखें इस 20 रुपए में से भी देखें तो 20 रुपए का जो 16% है, मतलब 20% अगर इसको मान ले तो 16% जो है ना रेवेन्यू रिसिप्ट से हुआ है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं लगभग जो 80% जो रुपए है जो सरकार को प्राप्तियां हो रही हैं वो राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि राजस्व प्राप्तियों का होना किसी भी सरकार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां है किसी तरीके की लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करती है, ना ही राज्य सरकारों की किसी एसेट का नुकसान होता है। जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में या तो सरकार की एसेट का नुकसान होता है, सरकार को
अपनी एसेट बेचनी पड़ती है तब उसको पैसा मिलता है, या फिर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज बनती है, जैसे वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले, या कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले ले, या और कोई एक्सटर्नल लोन ले ले, है ना। इसलिए कहते हैं कि राजस्व प्राप्तियां अच्छी होती हैं। तो मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो लगभग 80% जो प्राप्तियां हैं कुल प्राप्तियों में, वो राजस्व प्राप्तियां हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, इसे हमें और बढ़ाना चाहिए राजस्व प्राप्तियों को, ठीक है। अब यहां लिखा है कि प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में 2020-21 और 21-22 में गिरावट आई है। यह गिरावट कोविड-19 के कारण आई है, सीधी सी बात है, वो तो आएगी। लेकिन 22-23 में हम देखें और 23-24 के बजट में हमने इसमें सुधार किया है, सीधी सी बातें करेंगे ही। अब इसको देखें कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में परिवर्तन हुआ है। 2019-20 से 2023-24 तक राजकोषीय घाटा है जो 3.64% से बढ़कर 4.024% पहुंच गया है। मतलब हम कह रहे हैं कि राजस्व घाटा जो है वो हमारा लगातार बढ़ रहा है, और उसका कारण दे रहा है कि कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए पूंजीगत व्यय योजनाओं में सरकार द्वारा भारी मात्रा में वित्त पोषण किया जा रहा है। इसलिए जो है राजकोषीय घाटा जो लगातार मध्य प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। फिर ये आगे कहता है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों के निर्देशात्मक ऋण पत्र तैयार किए गए हैं, जिसके अनुसार 2022-23 और 23-24 में मध्य प्रदेश राज्य की कुल देयता निर्धारित लक्ष्य सीमा है। अब 15वें वित्त आयोग ने कहा कि राज्य सरकारें कितनी बोरोइंग कर सकती हैं, कहां से, एक्सटर्नल बोरिंग, जैसे वर्ल्ड बैंक से मैंने आपको बोरिंग बताया, एशियन डेवलपमेंट से बैंक से बोरिंग बताया, या किन्हीं अन्य संस्थाओं से कितनी कर सकती है। तो उन्होंने एक लिमिट तय की हुई है कि कोई भी राज्य सरकार जो है अपनी जीडीपी का 35% से ज्यादा बोरिंग नहीं कर सकती। तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है 35% के अंदर ही बोरोइंग कर रही है, जो 15वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन है उसके अनुसार देखें तो, है ना। तो यहां राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियों के बारे में बताया कि राजस्व प्राप्तियां हैं, कहां कहां से उसको पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कि आपको हर चीज को अलग अलग बांट के देखना है। आपको याद क्या रखना है उसमें बता दूं कि जो कुल प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियों में जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो लगभग 80% है। कहां, बजट हमारे 2023-24 में। पिछली साल भी लगभग 80% थी, उससे पहले 81% थी। ये अच्छी बात है, मतलब 80-81% के आसपास चल रहे हैं कुल प्राप्तियों में हम, है ना, कुल राजस्व प्राप्तियों में, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। तो 20% जो है हमारी अदर पूंजीगत प्राप्तियां हैं, बाकी सब ज्यादातर राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक है। एक चीज आपको यहां से ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, बाकी डेटा आपके काम का नहीं है। अब राज्य का कर राजस्व, अब राज्य को कर कहां कहां से कैसे प्राप्त होता है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो राज्य के कर राजस्व को देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो राज्य का राजस्व प्राप्तियों की संरचना एक चार्ट है उसमें दिया गया है, उसमें प्रमुख राजस्व मदों के तहत प्राप्तियों को, ठीक है। तो वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 जो रिव्यू एस्टीमेट है के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.6 से बढ़कर 6.16 से बढ़कर 6.20 हो गया है। मतलब कुल मिला के कि जो जीडीपी के रूप में जो हमारा कर का संग्रह होता है, मान लीजिए कि हमारी जो जीडीपी है, हम 100 रुपए का एग्जांपल से समझते हैं कि राज्य के जीडीपी 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए में टोटल जीडीपी में उसमें हम देखें टैक्स कितना मिल रहा है, तो लगभग 6.20 पर जीरो, मतलब 6 रुपए 20 पैसे के आसपास 100 रुपए में हमें टैक्स मिल रहा है। तो राज्य की जीडीपी अगर 100 रुपए है तो 6 रुपए 20 पैसे राज्य को उसका टैक्स मिल रहा है उन 100 रुपए में से, ठीक है। जो पहले 6 रुपए 16 पैसे था, अब बढ़ के 6 रुपए 20 पैसे हो गया, एक अच्छी बात है, ठीक है। इस अवधि के दौरान राज्य के कर संग्रह में 12.79% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, ठीक है। और कह रहा है कि 2023-24 में ये जो कर संग्रह है वो 10.70% की दर से बढ़ने की संभावना है, ठीक है। और आगे ये बढ़ने की संभावना है, लेकिन जो पहले जो टैक्स में गति हुई थी 12.79% की, उससे थोड़ा कम गति से बढ़ने की संभावना है, लेकिन संभावना है। अब यहां है कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वर्ष 2023 में समाप्त होने के बाद
4 वर्षों में 17.61% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है, जबकि बजट अनुमान में ये केवल 7.57% होने की संभावना है। अब एक फिर से यहाँ डेटा है, देखिए डेटा बहुत है यहाँ पे। अब यहाँ है कि केंद्रीय कर, जो हमारी स्टेट की जो केंद्रीय कर होते हैं, जहाँ केंद्र सरकार जो कर का कलेक्शन करती है, वहां भी कुछ हिस्सा जो है राज्यों को मिलता है। तो उस हिस्से में आप देखें तो 22-23 के समाप्त होने पर 4 वर्षों में जो है 17.61% की वार्षिक वृद्धि से बढ़ा था, जो अभी कम होता हुआ दिख रहा है, 7.57% की दर से बढ़ रहा है। एक ये डेटा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहां देखिए तो आप देखें कि कहां कहां से राज्य सरकार को पैसा मिलता है, या मध्य प्रदेश सरकार को कहां कहां से पहला पैसा मिलता है। तो देखिए हम लेटेस्ट वाला डेटा देखते हैं, है ना, यहाँ का, और इससे कंपेयर करते हैं तो राज्य जो कर लगाते हैं उसके माध्यम से राज्य सरकार जो 86,500 करोड़ रुपए एकत्रित कर पाती है। जो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा होता है केंद्रीय करों में, उससे मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 80,184 करोड़ मिलते हैं। तो मतलब जितना मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य से कलेक्शन करती है टैक्स का, उतना ही लगभग केंद्र सरकार भी उसको दे देती है। और इसके अलावा केंद्र सरकार कुछ राज्यों को अनुदान भी देती है, और उसी अनुदान में देखें तो इस बार 44,113 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मिलने की संभावना है। किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो एक अच्छी बात है ये। ठीक है, केंद्र अनुदान जो है ज्यादा मिलने की संभावना है। तो हम देखें तो हमारा जो कर राजस्व है उसमें लगभग 10.70% वृद्धि होने की संभावना है। तो एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का जो कर राजस्व है वो बढ़ेगा। केंद्र सरकार जो हमें हिस्सा देती है उसमें भी हमें 7.57 की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हमें जो है कर ज्यादा मिलेगा केंद्रों से। और जो अनुदान है उसमें भी आप देखें तो 17.67% की वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। जो पीछे जो डेटा था ना उसको यहां से आप समझ सकते हैं। तो मतलब 17% के आसपास, 18% के आसपास जो है केंद्र सरकार अब मध्य प्रदेश को ज्यादा अनुदान देगी। अनुदान क्यों देती हैं राज्य सरकारें केंद्र सरकारें क्यों देती हैं राज्य सरकारों को, यह हमेशा से विवादित विषय रहा है। और किसको कितना अनुदान मिलना चाहिए इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है। तो ये केंद्र सरकार के विवेक पे ऊपर निर्भर करता है कि किस राज्य सरकार को कितना वो अनुदान देगी। सामान्यतः देखा गया है कि केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर राज्य में उसी पार्टी की सरकार है तो उसको मुख्यतः अनुदान ज्यादा मिलता है। एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमें देखिए अनुदान जो है 44,113 करोड़ रुपए का मिला है। लेकिन कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो अनुदान जो है वो हो सकता है 15,000 करोड़ हो या 16,000 करोड़ हो, है ना, वो इतना नहीं होगा निश्चित तौर पर। अभी आपने देखा कि अभी जो बजट आया था हमारा रिसेंटली, उसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कह रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश को और बिहार को केंद्र सरकार द्वारा 65,000 करोड़ का अनुदान दिया गया है। एक राज्य को, आंध्र प्रदेश को, और दूसरे राज्य को लगभग 50,000 करोड़ का अनुदान दिया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि विवेक पर निर्भर करता है केंद्र सरकार की कितना बजट उसको देना है अनुदान के रूप में, है ना। ये डिबेट का विषय भी बना था कि क्या आपने, क्योंकि देखिए बीजेपी की 240 के आसपास सीट आई थी, पूर्ण रूप से सरकार बना नहीं पा रही थी, तो उसने अलाइन किया। तो जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी है और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, है ना, एनडीए गठबंधन के रूप में वो आगे आए। तो शायद इसी के लिए उन पार्टियों को या उन प्रदेशों को ज्यादा बड़ी मात्रा में बजट दिया गया, और वही पार्टियां वहां पे रूल भी कर रही हैं। ठीक है, जैसे जेडीयू, मुख्यमंत्री अभी कौन है, जेडीयू के ही हैं बिहार में, और चंद्रबाबू नायडू जो है वहां मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो एक कारण हो सकता है। खैर वो राजनीतिक विषय, उसमें नहीं जाना हमें। तो जीएसडीपी के प्रतिशत पे के रूप में अगर देखें राजस्व प्राप्तियां, तो हमारा जो स्टेट जीडीपी है, मध्य प्रदेश का स्टेट जीडीपी है, उसके कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 100 रुपए अगर मध्य प्रदेश का स्टेट जीडीपी है, तो उस स्टेट जीडीपी का 6 रुपए 16 पैसे उसको राजस्व कर के द्वारा मिलता है, जो कि अभी 6 रुपए 24 पैसे होने का अनुमान है कि शायद इतना हो सकता है। केंद्रीय करों में हिस्सा केंद्र सरकार ने 5 रुपए 46 पैसे दिए थे टोटल जीडीपी का।
अगर देखें तो। और अभी वो है जो केंद्र सरकार 5 रुपए 78 पैसे शायद दे सकती है, अगर हम जीडीपी को 100 मान के चल रहे हैं कि राज्य की जीडीपी कितनी 100, और केंद्रीय अनुदान के रूप में 3 रुपए 18 पैसे किसको मिल सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार को मिल सकते हैं। तो ऐसे देखिए तो 6 और 5 11 और 3 14 और एक इसको पकड़ के चलते हैं मोटा मोटी 15, तो लगभग 15% या 15 रुपए मैं बोलूं जो है स्टेट जीडीपी का राजस्व कर केंद्र में राज्य का जो हिस्सा होता है उससे और केंद्रीय अनुदान से राज्य सरकारों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, टोटल कितना प्राप्त होता है, लगभग जैसे मैंने आपको बताया था 16% के आसपास प्राप्त होता है, तो लगभग इसको आप जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली 16% के आसपास ही आएगा। तो 16%, बाकी 4% कहां से लाती है, बाकी 4% जो है उसकी वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, या तो ये ऋण लेती है, या तो ये ऋण लेती है कौन, मध्य प्रदेश सरकार, है ना, या अपने एसेट को बेचती है, कहीं ना कहीं से तो ये मैनेज करती है। ठीक है, देखिए अब देखिए आगे क्या है, यहां टैक्सेस के बारे में लिखा है कि कोई से टैक्स बढ़े हैं, तो इसको हम जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, राज्य ने अपने संसाधनों के संदर्भ में वर्ष 19-20 की तुलना में 23-24 में भूमि राजस्व में वृद्धि हुई है। ठीक है, भूमि राजस्व में वृद्धि हुई है, कितनी हुई, 0.09%। स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में भी प्रवृत्ति बढ़ती हुई है। ठीक है, इसमें राज्य उत्पाद शुल्क की बात करें तो उसमें भी 1.19% की वृद्धि हुई है, से कम होकर नहीं, अच्छा इसमें कमी हुई है ना, तो राज्य उत्पाद शुल्क है जो ना उसमें कमी हुई है। ठीक है, उसमें कमी होते हुए हमें दिख रही है। ठीक है, 1% हो गया 19% से। अब कमर्शियल टैक्स कलेक्शन की बात करें, वाणिज्यिक कर संग्रह की, तो इसमें देखें कि 1.24% से बढ़ के ये 1.41% होने का अनुमान है ना, जबकि वाहनों पर कर, सड़क आदि पर जो कर है वो गिर गया है, उस पर कर कम लिया जाएगा। अब इस अवधि में बिजली पे जो कर है उसमें भी वृद्धि हुई, 0.25% से लेके 0.28% तक पहुंच गया है। ठीक है, इसमें जीएसडीपी के 2.2% से बढ़ के अनुमान है। एसजीएसटी के संग्रह की बात कर रहा है, जो स्टेट जीएसटी है उसकी बात करें तो वो 2.26% से बढ़ गए 2.31%, मतलब स्टेट जीएसटी अब राज्य सरकार को ज्यादा मिलेगा, है ना। जो मैंने पहले भी बताया था, केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो बढ़ गया है, तो यहां हमें दिख भी रहा है 2.26% से 2.31% होने की संभावना है। इसके अलावा चालू वर्ष में एसजीएसटी राजस्व 14.29% की वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, ठीक, चलिए, है ना, तो एक ये डेटा था, इसको आपको याद रखना है। अब यहां बताया है कि राज्य सरकार को कहां कहां से राजस्व मिलता है, तो ये करोड़ रुपए में है। तो भूमि राजस्व देखें तो अभी मैं वर्तमान में बात करूं तो 1200 करोड़ रुपए जो भूमि राजस्व में मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है, तो कुल राजस्व में 1200 करोड़ उसको भूमि से मिल रहे हैं। स्टाम्प और पंजीयन से देखें तो 10,400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी उत्पाद शुल्क से देखें तो उसको 13,845 रुपए। कमर्शियल टैक्स की बात करें तो 19,514 करोड़ मिल रहे हैं। एसजीएसटी से सबसे ज्यादा जो है स्टेट जीएसटी से उसको 3200 करोड़ रुपए मिल रहा है, सॉरी 32,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ वाहन कर से मिल रहे हैं, कुछ माल और यात्रियों पर टैक्स से मिल रहे हैं, कुछ बिजली से मिल रहे हैं, है ना। तो एक डेटा है, अब इसको याद तो रखना नहीं है आपको, बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश सरकार एसजीएसटी से लेती है ना, जो उसका कुल कर राजस्व है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो है किसका है, एसजीएसटी का। उसके बाद आप देखें तो वाणिज्यिक कर का है, उसके बाद आप देखें तो उत्पाद शुल्क का है, और उसके बाद देखें तो स्टैंप और पंजीयन का है। तो इन चार को कम से कम आप याद रखें। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इन चार को कम से कम आप याद रखें, है ना। ठीक है, अब ये उसी चीज को ये परसेंट के रूप में दिखाया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कर के रूप में तो सरकार को मिल गया, है ना, लगभग 80%। अब कुछ गैर कर प्राप्तियां भी होती हैं, वो क्या है, देखिए वो कैसे कहां से मिलती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि गैर कर राजस्व मदों में देखें
तो राज्य की वर्षवार प्राप्तियां आगे चार्ट में बताई गई है ना। इसमें उतार चढ़ाव हुआ है, ये मतलब वन समृद्ध राज्य जिसमें लगभग 30% घने जंगल है। जीएसटी के प्रतिशत के रूप में वन उपज से राजस्व वर्ष 2019-20 में 0.9% से बढ़कर 0.12% होने का अनुमान है। सिंचाई राजस्व इसी अवधि में 0.04% से 0.06% होने का अनुमान है। अलोह और खनन धातु कर्म उद्योग से राजस्व 0.48% से बढ़कर 0.58% तक होने का अनुमान है ना। और जो 2024 में 0.59% होने का अनुमान है। मतलब जो वनोपज है उससे भी हमारा जो है कर राजस्व वो बढ़ रहा है, सिंचाई से भी जो कर राजस्व है वो बढ़ रहा है, धातु कर्म और अलोह उद्योग इससे भी जो कर राजस्व है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल बता रहा है कि वो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है गैर कर राजस्व में, है ना। तो यहां स्थिति स्टेबल नहीं है। एक अच्छे राज्य के लिए हमेशा आवश्यक होता है कि उसका जो गैर कर राजस्व है उसमें स्टेबिलिटी हो, है ना। तो देखिए कहां कहां से मिला है, इसको रुपए के तौर पे बता दिया गया है और इसको परसेंटेज के तौर पे दिखाया गया है। तो अब परसेंटेज में बात करें तो नाम मात्र का ही जो है दिखा देता हूं मैं आपको। रुपए के रूप में तो आपको याद नहीं रखना, है ना। परसेंटेज में याद रख लीजिए कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें स्टेट जीडीपी के, तो मान लीजिए फिर स्टेट जीडीपी 100 रुपए मान लीजिए, तो 100 रुपए में सरकार को जो प्राप्ति हो रही है वानिकी और वन्य जीव से सरकार को लगभग 12 पैसे मिलने वाले हैं इस साल। सिंचाई से लगभग 0.06, मतलब 1 पैसा भी नहीं मिल रहा है ना, उसका भी छठा भाग मिल रहा है। और धातु कर्म से देखें तो लगभग 6 पैसे के आसपास उसको मिलने वाले हैं धातु। तो सिंचाई से बहुत कम कर मिल रहा है कुल मिला के, ये बात है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये देखिए केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, तो भारत सरकार ने 2023-24 फरवरी में जो बजट प्रस्तुत किया था उसके अनुमानों के आधार पर बजट अनुमान उसके हिसाब से 80,184 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को मिलने, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, है ना। और जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.57% अधिक है, जिसकी हमने अभी पहले चर्चा की है कुछ स्लाइड्स में। और अगर हम खर्चे की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार के बजट का आकार जो है 2000 और 2001 में जो है 16,393 करोड़ रुपए था। कब? आज से लगभग 24 साल पहले, जो 2023-24 में 2,81,554 करोड़ हो गया है, जो 2011-12 की तुलना में लगभग 17 गुना बढ़ चुका है। तो मध्य प्रदेश का बजट जो है पिछले 24 सालों में लगभग 17 गुना बढ़ा है, ये हमें दिखा रहा है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार ने व्यय ज्यादा करना शुरू किया है। हमने, आप देख रहे हो ना, मध्य प्रदेश एक बीमारी राज्य की श्रेणी में आता था, तो हमने कई सारी परियोजनाओं के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से राज्य को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश की है। तो उस कोशिश में पैसा बहुत जरूरी हो जाता है, एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर इसी कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमें 17 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और राज्य की स्थिति को भी इसने निश्चित तौर पर सुधारा है। देखिए यहां एक टेबल दिया गया है, 2001 में जो व्यय था वो 16,393 करोड़ था, 2004-5 में 26,000 करोड़ था, 2009-10 में 47,000 करोड़ था, 14-15 में 1,07,000 करोड़ था, 19-20 में 5-5 साल पे दिखा रहा है ये 1,80,000 था। फिर ये लगातार दिखाएगा 1,96,000 करोड़ हुआ, 2,25,000 करोड़ हुआ, 2,51,000 करोड़ हुआ और अभी जो है 2,81,000 करोड़ रुपए व्यय हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। इतना खर्च हो सकता है। तो सरकार कहां कहां कितना खर्च कर रही है इस चीज को देख लेते हैं। कितना पूंजीगत व्यय पे खर्च कर रही है और कितना राजस्व व्यय पे खर्च कर रही है, और कितना जो है ऋण और ब्याज के रूप में सरकार दे देती है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश सरकार ब्याज के रूप में इस साल देने वाली है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से राज्य सरकार विकास के लिए सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय का आकार, संरचना, उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का एक संकेतक होती है। मतलब
जो राज्य सरकार जितना ज्यादा सार्वजनिक व्यय पे खर्च करेगी वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगी, इसके हिसाब से संकेतक होती है। पर कंडीशन ये है कि उस राज्य सरकार की आय भी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, राज्य के राजस्व और पूंजीगत व्यय का वितरण आगे दिया हुआ है चार्ट में। यह देखा जा सकता है कि जीएसडीपी के एक प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2019-20 में 16.597 से घटकर 16.24% हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। जिस राज्य का राजस्व व्यय जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो हम पहले बात कर रहे थे राजस्व प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन राजस्व व्यय खराब होता है। राजस्व व्यय कम से कम होना चाहिए, प्राप्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए, और पूंजीगत व्यय अधिक से अधिक होनी चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो पूंजीगत व्यय जो है 19-20 में 3.23% से बढ़ के 22-23 में 3.848% होने की संभावना है, जो और 23-24 में बढ़ के 3.90 होने का अनुमान है ना। ये बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखिए जो चार्ट है उसमें बताया गया है यही सब चीजें कि राजस्व व्यय जो है 15,444 करोड़ रुपए है ना, 15,444 करोड़ रुपए था कब, वर्ष 2019-20 में, जो अब कितना हो गया है 22 लाख नहीं 2,25,297 करोड़ हो गया, 2,25,297 करोड़ हो गया, जो 1,50,444 करोड़ था, है ना। पूंजीगत व्यय देखिए कितना है, तो पूंजीगत व्यय 29,241 करोड़ था 19-20 में, जो अब बहुत ज्यादा 54,056 रुपए हो गया है, मतलब बढ़ा है। पूंजीगत व्यय लगभग 19% बढ़ा है। पूंजीगत व्यय कितना बढ़ा है, 19% बढ़ा है। और राजस्व व्यय भी देखें तो आप 11.28% तक इसमें भी वृद्धि हुई है ना। और ऋण और अग्रिम में देखें तो उसमें हमें कमी देखने को मिलती है, जो 3411 से 2200 पे पहुंच गई है। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, थोड़ा सा मैं इसको भी आपको बता देता हूं। तो जो राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय के अंदर जो चीजें आती हैं उसमें वो चीजें मतलब ऐसी नहीं होती है कि वो कुछ क्रिएट कर रही हैं या उनसे कुछ प्रत्यक्ष तौर पे फायदा होता है, लेकिन वो बहुत जरूरी होती है, बहुत आवश्यक होती है। जैसे किसी राज्य सरकार के एम्प्लॉयों की जो सैलरी होती है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आती है। तो राजस्व व्यय क्या है कि जिससे किसी भौतिक अवसंरचना का निर्माण नहीं होता, लेकिन वो जो व्यय है सरकार की शासन प्रशासन चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज, पेंशन सब राजस्व व्यय का हिस्सा होती हैं। और पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय के अंदर वो सारे व्यय आते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दूं मैं आपको, सड़क का निर्माण, सड़क बनानी हो, स्कूल बनाना हो, है ना, हॉस्पिटल बनानी हो, तो ये सारे क्या के हिस्से हैं, ये पूंजीगत व्यय के हिस्से हैं। या कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, है ना, कुछ भी ऐसा कुछ करना हो तो ये पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, बट उससे सरकार को सीधा कोई फायदा नहीं मिलता। पूंजीगत व्यय जो है आगे जाके एक बहुत बड़ा फायदा सरकार को प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए कहते हैं कि पूंजीगत व्यय कम से कम होना चाहिए सरकार का, और माफ कीजिएगा, राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम से कम होना चाहिए और पूंजीगत व्यय अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि पूंजीगत व्यय अल्टीमेट भी फायदा देगा। लेकिन जब हम करें प्राप्ति की बात करें, हम ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं व्यय की, ठीक है। और अगर हम प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति में हम देखें, प्राप्ति में तो हमारी जो है रेवेन्यू रिसीव्ड, पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए, पूंजीगत नहीं, राजस्व प्राप्तियां अधिक से अधिक होनी चाहिए। और जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, सीआर से मैं लिख रहा हूं, कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्ति, ये कम होनी चाहिए। तो पूंजीगत प्राप्ति में पूंजीगत प्राप्तियां कम होनी चाहिए, लेकिन
व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय व्यय के लिए बेकार होता है लेकिन प्राप्ति के संदर्भ में अच्छा होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखेंगे, है ना। यही सारी चीजें वो परसेंटेज के रूप में दिखाई है ना, राजस्व व्यय। तो देखिए मैं आपसे जो कह रहा था कि लगभग 20% जो है राज्य सरकार को प्राप्तियां हो रही हैं, लगभग 20% प्राप्तियां होती हैं, किसका, जीडीपी का, स्टेट जीडीपी का। तो 20% मैंने आपसे कहा था लगभग 16% के आसपास जो है उसको राजस्व प्राप्तियां हो रही है, 80%, है ना, मैंने कहा था 80%। और जो 20% की जो व्यवस्था है, 20% मतलब अब ये 4% हो गया, है ना, 20%। तो जैसे हम इसको 20% मान लें तो 20% का, अच्छा ये 20% है टोटल, टोटल क्या है, ये 20% प्राप्तियां हैं। तो 20% को अगर 100 मान लें, इसको 100% मान लें, इन सारे को 100%, तो लगभग ये 80% हो गया ना, ये 80% हो गया, और ये लगभग दोनों मिला के 20% हो गया। तो 20% जो है राजस्व प्राप्ति है हमारी, सॉरी राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय है, और लगभग 4% के आसपास पूंजीगत व्यय है। तो व्यय के कंटेक्स्ट में भी देखें तो 4% जो है पूंजीगत व्यय हो रहा है, और 16.24% जो है राजस्व व्यय हो रहा है। अब देखिए आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, पूंजीगत व्यय का स्तर, एक सेकेंड, यह है पूंजीगत व्यय का स्तर सार्वजनिक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो न केवल सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है बल्कि निजी निवेश को भी गति देता है ना। जैसा मैं आपसे बता रहा था कि पूंजीगत व्यय बहुत अच्छा होता है, तो यही वही बताया गया, पूंजीगत व्यय सार्वजनिक निवेश के स्तर को दर्शाता है ना। जितना ज्यादा पूंजीगत व्यय हुआ है उसका मतलब उतना ज्यादा वहां पर सार्वजनिक निवेश हुआ है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, इन सब में निवेश किया गया है, जो ना केवल सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है बल्कि निजी निवेश को भी आकर्षित करता है, गति देता है। निश्चित तौर पे जहां अवसंरचना ठीक होगी, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, वहां पर निजी लोग आएंगे, निजी इन्वेस्टर आएंगे और वहां इन्वेस्ट करेंगे, जिससे संपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है, इस बात की संभावना है। राज्य सरकार के बजट की सीमितता का सामना करना पड़ता है, इसलिए राजस्व व्यय को नियंत्रित करते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जो मैं आपसे बात कर रहा कि व्यय के रूप में राजस्व व्यय अच्छा नहीं माना जाता, तो हमें राजस्व व्यय को कम करना है और पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है। मार्च 2023-24 में प्रस्तुत मध्य प्रदेश एफआरबीएम रिपोर्ट, तो मध्य प्रदेश सरकार का एफआरबीएम एक्ट आया था 2005 में, इसको याद रखिएगा। एक बार अभी 2 साल पहले शायद क्वेश्चन आ गया था, तो बच्चे की सांस फूल गई कि भाई ये क्वेश्चन आया कहां से। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे किसी ने 22-23 का और 21-22 का भी पढ़ के गया तो साफ साफ एफआरबीएम एक्ट लिखा हुआ है वहां 2005। हाँ, तो सवाल सीधे यहीं से आते हैं, डॉक्यूमेंट से आते हैं, है ना, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार 2023-24 के पश्चात राजस्व आधिक्य को प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करेगी, जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाई राजस्व आधिक्य करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाएंगे, उसको व्यय कम करेंगे लेकिन राजस्व प्राप्त ज्यादा करेंगे, कुल मिला के हम कर ज्यादा लेंगे लेकिन उस पैसे को कम से कम सैलरीज और इन सब चीजें राजस्व व्यय में खर्च करेंगे, उस पैसे को पूंजीगत व्यय में ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, सड़क, पुल आदि के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से 23-24 तक पूंजीगत व्यय में के औसत में वार्षिक वृद्धि दर 3.5%। ये मेंस में आप लाइन लिख सकते हैं, जहां भी आपको मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में गति देने की बात की गई है, आप इकोनॉमिक सर्वे की इस लाइन को कोट कीजिए कि 2019-20 से लेकर 2023-24 तक पूंजीगत व्यय में औसत जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 3.5% तक रही है। एक ये संकेत देता है कि मध्य प्रदेश सरकार पूंजीगत व्यय पर ज्यादा खर्च करने की तरफ अपना विजन लेकर जा रही है, ताकि वो है राज्य के अंदर निजी निवेश को आकर्षित कर सके और राज्य को संपूर्ण रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बना सके, या राज्य का आर्थिक विकास संभव हो सके, ठीक है। अब बाहरी ऋण के कंटेक्स्ट में देखें तो लगभग 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार 65 करोड़ रुपए जो है सर राज्य सरकार बाहर से ऋण लेगी।
अब बाहर से जो ऋण ले रही है, देखिए मध्य प्रदेश सरकार एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, जायका या केएफडब्ल्यू आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा शहरी विकास, सिंचाई, सार्वजनिक परिवहन जैसी महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण लेती है, ऐसा बताया गया। तो ये एजेंसियों के नाम है कि किस किस एजेंसियों से लेती है और कहां कहां खर्च करती है वो पैसा, ये बताया गया है। तो देखिए 19-20 में राज्य सरकार ने जो है 68 करोड़ रुपए का लोन लिया था बाहर से, इन सब चीज बैंकों से, और अब जो है 6500 करोड़ रुपए का लोन ले रही है। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता दोनों को दर्शाता है। मतलब ज्यादा हम बोरोइंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम ज्यादा खर्च करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता को दिखाता है कि उनको ज्यादा निवेश मिल भी पा रहा है, और प्रतिबद्धता है कि वो उस निवेश आएगा तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, क्योंकि निवेश के लिए प्रति लाभ के आधार पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अच्छा, इसके अलावा ये तथ्य भी प्रकाश डालता है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश को एक उभरती हुई राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है, राज्य देते हैं। मतलब ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश की जो एक्सटर्नल बोरोइंग है लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब जो भारी इन्वेस्टर है वो मध्य प्रदेश में विश्वास कर रहे हैं, उनको लगता है कि मध्य प्रदेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा, उनका विश्वास बढ़ा है, और ये जो पैसा ज्यादा से ज्यादा आ रहा है निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश की एक नई तरीके की नई अवसंरचना बनाने में मदद करेगा। तो ये भारी ऋण के संदर्भ में है। अब मध्य प्रदेश सरकार के जो खाते हैं उनको उसने डिजिटल किया है, जैसे सैलरी वैलरी जाती है तो इन सारी चीजों को उसने ई कुबेर क्या है, एक आरबीआई का इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन है ई कुबेर, उससे जोड़ दिया है। ई कुबेर के साथ इसने एक बैंकिंग सॉल्यूशन है भारतीय रिजर्व बैंक का, इसके साथ जोड़ दिया है। देखिए यहां लिखा है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के समस्त 54 कोषालों के आहरण खाते खोले जा चुके हैं और इनका सफलतापूर्वक परिचालन हो रहा है। ठीक है, इससे फायदा क्या हो रहा है, देखिए संबंधित कोषालय, जो कोषालय खोले हैं, जो संबंधित कोषालय हैं, वो अपने भुगतानों को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक फाइल के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस कर रहे हैं। एक फाइल में अधिकतर 50,000 लेन देन हो सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से कर रहे हैं ताकि चीजें आसान हो जाए, और उसमें लिमिट देख रहे हैं 50,000 लेन देन हो सकते हैं, और एक क्लिक पे आप सारे लेन देन को देख सकते हैं। जो संबंधित जो कोषालय है वो अपने आहरण खातों से लाभार्थियों को जो भुगतान है वो सीधे बैंक खातों के माध्यम से कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जिससे क्या हो रहा है, राज्य सरकार और बैंक के बीच में एक जो मीडिएटर आ जाता था वो नहीं आएगा। अब क्या है, ई कुबेर से ही सीधा सरकार किसी लाभार्थी को पेमेंट कर सकती है ना। और किसी लेन देन कोई असफल हो जाता है तो उसमें फिर मीडिएटर नहीं है, तो अगर किसी के पास पैसा नहीं पहुंच पाया तो वो डायरेक्ट रिटर्न वो जो है उसके अकाउंट में आ जाएगा जो ई कुबेर में खोला हुआ है, तो यहां मीडिएटर नहीं है ना, एक अच्छी चीज है। और ये जो नकदी की व्यवस्था है, राज्य सरकार अपने नकदी शेष को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती है और राज्य के लिए नकदी प्रबंधन कर पाना संभव होगा, और इसके माध्यम से जो है उसको कैश में डील नहीं करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, राज्य सरकार के जो 54 मुख्य कोषालय हैं, सभी जो कोषालय हैं 54, उनके ई कुबेर में अकाउंट खुल गए और यहां सारा लेन देन जो है डिजिटल हो जाएगा, और जब डिजिटल लेन देन हो जाएगा तो जो कैश फ्लो है वो राज्य में कम रहेगा। यही तो केंद्र सरकार का भी मोटिव है और यही मध्य प्रदेश सरकार का मोटिव है, डिजिटल इंडिया की तरफ हमें आगे बढ़ना, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमें आगे बढ़ना है। वही जो है ई कुबेर हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है कि अपने समस्त 54 कोषालय के खातों को जो है ई कुबेर के अंदर खोल लिया है। एक बहुत अच्छी सराहनीय बात है, इसको निश्चित तौर पर आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज किएगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, है ना, आपके आंसर पर। देखिए फिजिकल राजकोषीय अनुशासन की बात कर लेते हैं, फिजिकल डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं, राजकोषीय अनुशासन। तो यहां देखिए किसी अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने के लिए राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है ना। तो जैसे आपकी सफलता के लिए आपका पढ़ना, आपका डिसिप्लिन में रहना आवश्यक है, ऐसे ही जैसे बिजनेसमैन के लिए उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ऐसे किसी राज्य के लिए उसका राजकोषीय अनुशासन, मतलब ऐसे मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के में वर्ष 2004-5 में ऋण जीडीपी अनुपात लगभग कितना था, 36.32% था।
राजस्व घाटे को धीरे धीरे समाप्त करने और राजकोषीय घाटा में कमी करने करके राजकोषीय प्रबंधन में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के साथ राज्य द्वारा मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये सवाल आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सीधा कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया। तो मध्य प्रदेश में 2005 में लाया गया और भारत में 2003 में लाया गया था। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां ऋण जीडीपी का अनुपात बताया गया है कि मान लीजिए आपकी जीडीपी, राज्य की जीडीपी मध्य प्रदेश की 100 रुपए है, तो 2004-5 में मध्य प्रदेश सरकार इसमें से 36 रुपए 32 पैसे जो है वो ऋण के रूप में लेती थी। आज क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं हम। 2023-24 की हम बात करें तो ये यहां देखिए रेड वाला जो है वो शुद्ध ऋण को दिखा रहा है, शुद्ध ऋण, और ये सकल ग्रॉस ऋण को दिखा रहा है। तो ब्लू वाला जो है ना वो ग्रॉस ऋण को दिखा रहा है और नीचे वाला जो रेड वाला है वो नेट ऋण को दिखा रहा है। तो 2023-24 की अगर बात करें तो इसको देखें, लगभग हम ये 25 और 30 के बीच में है कहीं, तो इसको 27% मैं मान के चलता हूं। तो हमारा जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो लगभग 27% के आसपास है, ठीक है। अगर उसको सकल के तौर पे देखें तो लगभग 24 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। कोविड के टाइम पे देखिए ये बढ़ गया था एकदम से, आपको पता है कोविड की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वृद्धि हुई थी। तो ऋण जीडीपी अनुपात है जो लगभग मैंने आपको बताया था 35% के आसपास होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? 15वां वित्त आयोग ने। तो मध्य प्रदेश सरकार उसको मेंटेन कर रही है, पहले नहीं कर पा रही थी 2004-5 में, लेकिन अब मेंटेन कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि वित्त आयोग द्वारा क्या कहा गया था और इन्होंने क्या किया। तो 2018-19 में वित्त आयोग ने कहा कि भाई जो है आप ऋण जीडीपी अनुपात में 25% तक बाहर से ले सकते हो। तो राज्य सरकार ने 24% लिया। फिर कहा 25% ले सकते हो, तो राज्य सरकार ने थोड़ा ज्यादा लिया। फिर कहा 31.30% ले सकते हो, तो राज्य सरकार ने उसी के आसपास लिया। फिर कहा 31.70% ले सकते हो 21-22 में, तो राज्य सरकार ने 27.05% का लिया। फिर कहा 32.90% ले सकते हो, तो राज्य सरकार ने 29.31% लिया। फिर 23-24 में 15 वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश को 33.30% जीडीपी का बाहर से ऋण लेने की अनुमति दी है, लेकिन राज्य सरकार जो है लगभग 30.42% ले रही है। तो जो राज्य सरकार कह रही थी कि हमने जो 15वें वित्त आयोग की जो ऋण जीडीपी अनुपात की जो सीमा है उनको नहीं लांगा है, उनके अंतर्गत रह के काम कर रहे हैं। तो हमेशा आप देखें राज्य सरकार ने एक बार अगर इसको हटा दें, उसके अलावा पूरे सालों में जो टारगेट है उसके अंदर ही लोन लिया है, लेकिन उसके आसपास लिया है, ठीक है। तो एक ये अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। इसको और देखते हैं ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। राजकोषीय समेकन का प्रयास इस चार्ट में मैंने आपको बता दिया, उसमें दिखाया गया है। इसमें ऋण जीडीपी अनुपात वर्ष 2004-5 में 39% से घटकर 2019-20 में 25% हो गया। तो पहले लगभग 100 रुपए की अगर जीडीपी है तो 40 रुपए ऋण के रूप में ले लेती थी मध्य प्रदेश सरकार, जो 19-20 में लगभग 25 रुपए हो गया। अच्छी बात है। हालांकि कोविड-19 की वजह से जो है ये ऋण जीडीपी अनुपात बढ़कर 27% हो गया था, ठीक है। विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए 15 वित्त आयोग द्वारा अनुशासित राजकोषीय समेकन पथ अनुशंसा को प्रस्तुत किया गया, जहां ऋण जीडीपी अनुपात वर्ष 19-20 में 25% से बढ़कर 23-24 में 33.3% हो सकता है, जिसको मैंने आपको अभी पीछे चार्ट में दिखा दिया, ठीक है। राज्य ने लगातार अनुशासित पथ से ऋण का अनुपात कम ही रखा है। जैसा मैंने आपसे बताया, जो सीमा थी उसको कभी नहीं लागा है मध्य प्रदेश सरकार ने, उससे कम ही रखा है। मार्च 2022 के बकाया उधारी पर औसत ब्याज दर 7.02% थी, जो मार्च 2023 की बकाया उधारी पर औसत ब्याज दर 0.48% हो गई। कुल मिला के जो मध्य प्रदेश सरकार ऋण लेती थी, अब उस पर जो ब्याज दर है वो बढ़ गई। पहले वो लगभग 7% के आसपास ऋण लेती थी, 7% के ब्याज पे, अब वो 7.5% पे ले रही है। तो ब्याज भुगतान पर होने वाले खर्च में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो
हालांकि मौद्रिक नीति को सख्त करने और ब्याज दरों को के चक्र में वृद्धि के साथ राज्य को नए ऋणों के प्रबंधन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अच्छी बात है। संपूर्ण विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्य सरकार की स्वस्थ राजकोषीय नीति ने राज्य के दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिति का नेतृत्व किया है। कोविड 19 ने राजस्व प्राप्तियों में अवरोध उत्पन्न किए हैं, जिससे उधार पर निर्भरता बढ़ी है। हालांकि वर्ष 2023-24 के आंकड़े राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों और केंद्र करों में हिस्सेदारी दोनों के संग्रहण में वृद्धि का अनुमान है ना। ऐसा मैंने आपको बताया कि इस बार हो सकता है, संभावना है कि राज्य सरकार की प्राप्तियां केंद्र से और उनकी राजस्व प्राप्तियां बढ़ेंगी, अनुमान है। इससे राजस्व आधिक्य की स्थिति को निरंतर बनाए रखने और राजकोषीय समेकन का मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें मध्य प्रदेश सरकार दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि स्थिति गड़बड़ हो गई थी थोड़ी कोविड की वजह से, लेकिन अब बेहतर स्थिति में हम आ रहे हैं। और जो हमारा जो ब्याज वाला कंसर्न है उन्होंने उठाया कि 7.02% से 7.48% ब्याज की दर हो गई है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ब्याज महंगा हो रहा है, और ब्याज अगर महंगा हो रहा है तो हमें ब्याज की तरफ कम जाना चाहिए और बेहतर तरीके से हमें ऋणों का प्रबंधन या मैनेजमेंट करना चाहिए। यहां मेंशन है ऋणों का प्रबंधन करना चाहिए, है ना, सावधानीपूर्ण तरीके से। तो ये जो था फाइनेंस से रिलेटेड आज का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, है ना। कल हम इसका चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।